बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 25 में आज यूनिट नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 11 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने मैथ की इस ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा है अपनी पिछली क्लासेस में, तो चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच आपके लिए नई है तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो लेक्चर नंबर 25 हमारा बेस कर रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पहली है डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो स्टूडेंट्स, ग्रीक क्या है? ग्रीक एक मुल्क है यूरोप का, ग्रीस। उस वहाँ के लोगों की जो ज़बान है उसे ग्रीक कहा जाता है। ये ग्रीस का जो मुल्क है वो हमारे तुर्की के नेबर में मौजूद है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो तुर्की के नेबर में आपको ग्रीस के नाम से मुल्क नज़र आएगा। वहाँ के लोगों की ज़बान ग्रीक है। और चूँकि इस ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट और बेसिक आइडिया ग्रीक के लोगों ने दिया था, इसलिए इस ब्रांच का नाम भी उन्हीं की लैंग्वेज में पड़ गया। तो देखते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज में कौन से दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है ट्राइगोनॉन, ट्राइगोनोनॉन, जिसके मायने हैं इंग्लिश में ट्राइंगल। दूसरा वर्ड है ग्रीक मैट्रॉन, जिसके इंग्लिश में मीनिंग है मेजरमेंट। तो इन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमारा वर्ड ट्रिग्नोमेट्री बना है, यानी ट्राइगोनोनॉन प्लस मैट्रॉन तो बना ट्रिग्नोमेट्री। तो जिस तरह इन दो वर्ड्स के मीनिंग हैं तो हम वर्ड को कंबाइन करके ट्रिग्नोमेट्री बना, तो इनके मीनिंग को कंबाइन करके इस ब्रांच की डेफिनेशन बन जाती है, यानी ट्राइंगल मेजरमेंट। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स एंड देयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्राइंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्राइंगल्स एंड देयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब स्टूडेंट्स, हम आ रहे हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। इस डेफिनेशन के बाद पहला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। तो देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग रेशोस तो जानते हैं कि रेशोस किसे कहा जाता है। हम जानते हैं कि रेशोस कहा जाता है, फ़र्ज़ करें ए रेशो बी अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है ए डिवाइडेड बाय पी, जिसका मतलब होता है ए अपॉन बी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कंसीडर करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल को। तो मैं आपके सामने बना रहा हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस वर्टेक्स का नाम ए है, यानी इस कोने को हम वर्टेक्स कहेंगे तो इसका नाम ए है। इस वर्टेक्स का नाम बी है और इस वर्टेक्स का नाम हमने सी रखा है। आप इस डायग्राम में ख़ुद देख रहे हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री बना रहा हो। तो बाकी दो एंगल क्या होंगे? बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे, यानी 0 और 90 के दरमियान होंगे। तो एंगल जो ए है, जो ए वर्टेक्स एंगल बना रहा है, उसे मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो थीटा भी एक ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है
और हम इस लेटर को यूज़ कर रहे हैं एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। बी वर्टेक्स के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और लेटर फाई के ज़रिए मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह आपने ये सीखा कि थीटा जो है, इसे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, थीटा, और ये वाला सिंबल किसका है, फाई। इसके बाद आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइडों के नाम भी रखने हैं। तो ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड बी सी की लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को यानी ए सी को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड यानी ए बी की लेंथ को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल सी से, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखिएगा कि हमने इन दो एक्यूट एंगल में से कोई एक एंगल चूज़ करना है अपने रेफरेंस एंगल के तौर पर, क्योंकि हम जब रेशो की बात कर रहे हैं तो हम रेशो मालूम कर रहे होंगे साइडों की लेंथ के दरमियान रेशो। तो उसके लिए पहले इन साइडों के नाम रखने ज़रूरी हैं। तो हमारे इस ब्रांच में इन साइडों के एक मखसूस नाम हैं जो हमने एक्सरसाइज 9.1 में भी पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इनके नाम पढ़े थे। लेकिन जब हम पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस किया था तो उसमें हमने एंगल की कोई नहीं देखा था, हमने एंगल को डिस्कस या एंगल को नहीं कंसीडर किया था। लेकिन यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के अंदर एक्यूट एंगल को कंसीडर ज़रूर करेंगे। इन दो में से जिस एंगल को भी कंसीडर करेंगे वो एंगल रेफरेंस एंगल कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पहले हम फर्स्ट टाइम थीटा को रेफरेंस एंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो जिस एंगल को आप कंसीडर करें उस एंगल की अपोजिट साइड की लेंथ परपेंडिकुलर कहलाती है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हमने एक्यूट एंगल थीटा लिया है, अब उसके रेफरेंस में उसके अपोजिट साइड जो ए है, जिसकी लेंथ ए बी सी है, जिसकी लेंथ ए है, उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसके 4 लेटर लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जो 90 एंगल के अपोजिट साइड होती है, यानी यहाँ पर ए सी ए बी जो है वो 90 एंगल के अपोजिट साइड है और ए बी की लेंथ को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है। तो 90 के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एच वाई पी फर्स्ट 3 लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखें इस थीटा के रेफरेंस में ये तो परपेंडिकुलर हो गया और 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो गया। तो जो साइड बच गई उस साइड को हम बेस कहेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, वो सारा का सारा थीटा एंगल के रेफरेंस में कहा गया है। तो सबसे पहले हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ये तादाद में 6 होते हैं, इन 6 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास साइन थीटा। पहले रेशो का नाम है साइन थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूं भी लिखते हैं SIN साइन थीटा। तो ज़्यादातर हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। आने वाले भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उसकी भी मैं शॉर्ट फॉर्म साथ साथ लिखूँगा। तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है कोसाइन थीटा और इसकी शॉर्ट फॉर्म है कॉस थीटा। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है टेन थीटा। फोर्थ है हमारे पास कोसिकेंट थीटा,
कोसेकेंट थीटा जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कोसेक थीटा। फिफ्थ है हमारे पास सीकेंट थीटा जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सेक थीटा। सिक्स्थ है हमारे पास कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा और इसकी शॉर्ट फॉर्म है कॉट थीटा। अब स्टूडेंट्स ये रेशोज़ जो 6 के 6 मैंने यहाँ आपके लिखे हैं, ये हमने एक ख़ास नाम दिए गए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये किन दो के दरमियान रेशो हैं। तो आए देखते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के दरमियान रेशो होता है, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो स्टूडेंट्स ये बताइए कि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ कौन है? ए। तो हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए। अब बताइए कि हाइपोटेन्यूस की लेंथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपोटेन्यूस की लेंथ को सी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा ए अपॉन सी की, साइन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन सी। ए कौन है? परपेंडिकुलर की लेंथ, और हाइपोटेन्यूस की लेंथ को सी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अब कॉस थीटा किन दो के दरमियान रेशो होता है? तो कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूस के दरमियान रेशो होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेस रेशो हाइपोटेन्यूस। तो ये बेस और रेशो के दरमियान बेस और हाइपोटेन्यूस के दरमियान रेशो होता है। तो देखते हैं बेस की वैल्यू क्या है? बी है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू सी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर कोसाइन थीटा यानी कॉस थीटा की वैल्यू है बी अपॉन सी। अब देखते हैं कि टेंजेंट किन दो के दरमियान रेशो होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो। तो हम यहाँ लिखेंगे कि टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर रेशो बेस। तो अब बताइए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? ए। बेस की वैल्यू क्या है? बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए अपॉन बी। तो हम ये कह सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा की वैल्यू है ए अपॉन बी। तो स्टूडेंट्स जब आपसे ये पूछा जाए कि साइन किन दो के दरमियान रेशो है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के दरमियान रेशो है। कॉस किन दो के दरमियान रेशो है? बेस और हाइपोटेन्यूस के दरमियान रेशो है। टेंजेंट किन का रेशो है? परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो है। तो ये 6 हैं तादाद में। तो बाकियों को देखते हैं। ये तो हो गया परपेंडिकुलर का रेशो हाइपोटेन्यूस के साथ। अगर मैं इसी के रेसिप्रोकल की बात करूं, यानी हाइपोटेन्यूस का रेशो परपेंडिकुलर के साथ, तो वो कहलाता है कोसेकेंट थीटा। तो आप कहेंगे कोसेकेंट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सी अपॉन ए। तो सीकेंट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूस का रेशो बेस के साथ होता है। तो हाइपोटेन्यूस का रेशो बेस के साथ, और यहाँ पे क्या है? सी अपॉन बी, यानी कॉस का रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉट थीटा किन दो के दरमियान रेशो है? बेस का रेशो परपेंडिकुलर के साथ। तो हमने लिखा बेस रेशो परपेंडिकुलर, और यहाँ इस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स हमने अभी ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिखे हैं, ये एंगल थीटा के रेफरेंस में इनकी वैल्यू भी लिखी है। अब चाहे एंगल थीटा हो या चाहे एंगल फाई हो,
फार्मूला तो वही है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वो साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस होता है, परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो टेंजेंट होता है, एंड सो ऑन। हाँ, इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है अगर रेफरेंस एंगल चेंज हो जाए। अगर रेफरेंस एंगल थीटा है तो फिर इनकी वैल्यू a अपॉन सी है इस ट्राइंगल के अंदर, इस डायग्राम के अंदर। लेकिन अगर इसी डायग्राम के अंदर रेफरेंस एंगल फाई हो जाए, यानी जहाँ जहाँ थीटा लिखा है वहाँ वहाँ थीटा के बजाय मैं अगर फाई लिख दूँ तो फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू इस ट्राइंगल में चेंज हो जाएगी और बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसे पॉज करके आप लिख लीजिए। अब मैं आपको फाई एंगल के रेफरेंस में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की वैल्यू लिखना सिखाऊंगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखना है कि हमारा रेफरेंस एंगल अब की दफ़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। अब फाई को देखते हुए बताना है कि इन सब की वैल्यूज़ क्या हैं। क्योंकि अब हमारा रेफरेंस एंगल फाई है तो याद रखिए कि रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड की को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई अगर रेफरेंस एंगल हो तो उसके अपोजिट साइड ये AC जो है उसकी लेंथ को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और वो लेंथ क्या है, B। और 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूस होता है, चाहे रेफरेंस एंगल ये हो या चाहे रेफरेंस एंगल ये हो। अब रह गई जो बच गई साइड, उसको बेस कहते हैं। तो इस बार फाई के रेफरेंस में ये साइड जो है यानी BC साइड जो है वो बेस कहलाई। अब आपने देखा कि फाई के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो अब इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हमने एंगल अपना नया रेफरेंस एंगल फाई लिखा, ये अब हमारा नया रेफरेंस एंगल है, और हम इसके रेफरेंस में इसको देखते हुए वैल्यूज लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, अब देखिए कि परपेंडिकुलर कौन है, B, और हाइपोटेन्यूस कौन है, अब की बार वही C है। तो ये बन गया B अपॉन C। बेस कौन है, अब की बार A है, और हाइपोटेन्यूस अब की बार कौन है, C है। तो हम कहेंगे कि A अपॉन C। और परपेंडिकुलर कौन है, B, बेस कौन है, A। तो ये बन गया हमारे पास B अपॉन A। हाइपोटेन्यूस हमारे पास C और परपेंडिकुलर हमारे पास B, तो ये बन गया C अपॉन B। और हाइपोटेन्यूस है C और बेस है A, तो ये बन गया C अपॉन A। बेस है हमारे पास A और परपेंडिकुलर है हमारे पास B, तो ये बन गया A अपॉन B। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे भी यही बात नज़र आ रही है कि ये साइन की वैल्यू लिखिए B अपॉन C और कोसिकेंट की वैल्यू लिखिए C अपॉन B। तो इसका मतलब ये है कि इसका रेसिप्रोकल ये है, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है। तो हम उलट भी कह सकते हैं कि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन है। कोसाइन की वैल्यू देखें A अपॉन C है और सीकेंट की वैल्यू देखें C अपॉन A है। तो इसका मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है। तो हम कह सकते हैं कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट है, सीकेंट का रेसिप्रोकल कोसाइन है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है और कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो तादाद में 6 हैं, आपने ये बात सीखी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में अहमियत है रेफरेंस एंगल की,
वैल्यू के अंदर। जब हम वैल्यू लिखते हैं तो रेफरेंस एंगल अगर चेंज हो जाए तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने ये इन बातों को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लें कि रेफरेंस एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होता है और पहले चूज़ किया जाता है रेफरेंस एंगल, फिर उसके मुताबिक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू लिखते हैं। लेकिन हमें ये भी बात याद रखनी है कि रेफरेंस एंगल कुछ भी हो लेकिन फार्मूला वही रहेगा कि साइन का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब चाहे एंगल फाई हो चाहे एंगल थीटा हो, फिर भी इसका फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूले याद करने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम लोग कोई सेंटेंस इंग्लिश का याद रख लेते हैं, उस सेंटेंस की मदद से हम इन फार्मूलों को याद रखते हैं। तो देखें ज़रा हम इन फार्मूलों को किस सेंटेंस की मदद से याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक फेमस सेंटेंस है तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए, क्योंकि ये सेंटेंस पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के लिए है इसलिए मैं बाकी 3 मिटा रहा हूँ, क्योंकि आप ये जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। अगर साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो कोसिकेंट इसका उलट यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। इसलिए अगर पहले 3 याद हो जाएं तो बाकी 3 उसके रेसिप्रोकल होते हैं, आप उनको इनकी मदद से लिख लेते हैं। अब देखते हैं वो सेंटेंस जो हमें इन फार्मूलों को याद करने में मदद देंगे। तो वो सेंटेंस है सम pupil have some people have curly brown hair through proper brushing आप चाहें तो ये पूरा सेंटेंस एक ही लाइन में लिख लें। मैंने इनको थोड़ा सा 3 लाइनों में लिख दिया है, आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। चलें डिस्कस करते हैं कैसे याद रखा जाए। देखिए ये लिखा है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अब इसको याद कैसे, ये किस तरह हिंट दे रहे हैं। अब मैंने जो हिंट है उसको ग्रीन मार्कर से लिख दिया है। देखें सम का हर एक वर्ड का मैंने फर्स्ट लेटर ग्रीन से लिखा है, इसके मायने हैं। देखिए साइन में पहला वर्ड है एस, साइन का पहला वर्ड है एस और उसके फार्मूले में का पहला वर्ड है न्यूमरेटर का पी और डिनोमिनेटर का पहला वर्ड है एच। तो ये बनता है एस पी एच। तो देखें एस पी एच। फिर कोसाइन का पहला लेटर है सी, इसका पहला लेटर है बी, इसका पहला लेटर है एच। तो ये बनता है सी बी एच। तो देखें सी बी एच। टेंजेंट का पहला लेटर है टी और इसका पहला लेटर है पी, इसका लेटर है पहला बी। तो इसका मतलब है टी पी बी। तो देखें टी पी और बी, इसका मतलब ये है कि ये पहले पहले लेटर हमें फार्मूला सिखा रहे हैं। तो सम पीपल हैव, इसका मतलब कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कर्ली ब्राउन हेयर, इसका मतलब कि कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इसका मतलब कि टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आप फार्मूले 3 इस 3 हाँ या 1 सेंटेंस से आप ये याद रख सकते हैं इनके। तो आपने ये स्कीम अपने मुताबिक याद रखनी है और ये सेंटेंस आपको फार्मूला याद रखने में मदद देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये लेक्चर अभी कंटिन्यू है और लेक्चर नंबर 26 में हम इसे मज़ीद आगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को
डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।